नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ माउंट यूपीएससी की इस विशेष साप्ताहिक श्रृंखला में, जिनमें हम लोग मात्र और मात्र कानूनों का अध्ययन करते हैं। ऐसे कानून जिन्होंने आज के भारत में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, आज के भारत के निर्माण में। और यहाँ परीक्षा की दृष्टि से भी ये सारे जो कानून है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कानूनों के जो प्रावधान है, कानूनों का जो उद्देश्य है, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, जो आमतौर पर हमारी परीक्षा तैयारियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहता है। देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है। वैसे तो जैसे आपको मालूम है कि यह बुक के ऊपर आज हमारी यह सीरीज़ पूरी आधारित है, और यह बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है, बहुत ही फाइनली डिज़ाइंड है बाय सर एलेक्स एंड्रयू जॉर्ज। हमारे पास उसकी फिजिकल कॉपी भी मौजूद है। यह पूरी बुक लगभग 100 से अधिक कानूनों से बनी है, और यह पूरी बुक को हमारे ऑथर ने लगभग 12 भागों में विभाजित कर दिया है। अलग अलग क्षेत्रों के 12 भागों में विभाजित करने वाले कानून यहाँ हमें दिए हुए हैं, और इनमें से 3 विभागों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज चौथे चरण के तहत हम लोग खड़े हैं, और उसमें भी जो 5 कानून देखने जो मात्र और मात्र महिलाओं को समर्पित है, उसमें से हमने 3 का अध्ययन संपूर्ण कर लिया है। आज उनमें से एक चौथा कानून, जो कि यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है और काम की जगह पर, एट वर्क प्लेस, उसके बारे में देखेंगे। और कैसे ये कानून महिलाओं की रक्षा करता है काम करने की जगह पर, उसको देखेंगे। और कैसे महिलाओं के जो मूलभूत अधिकार है उसका भी रक्षण करता है, सारी चीज़ों को समझेंगे। वही सेम मोडस ऑपरेंडी का जो है हम लोग यहाँ उसको फॉलो करेंगे। सबसे प्रथम बैकग्राउंड की बात करेंगे। बैकग्राउंड में जो कोई कारण है, जो कोई ऐसी घटनाएं है जो जिम्मेदार हो इस कानून के निर्माण के लिए, इस कानून के पारित होने के लिए, उसकी चर्चा वहाँ करेंगे। महत्वपूर्ण जो प्रावधान है जो कि इस कानून में है, और यह कानून से जो महिलाओं को रक्षण मिलता है, यह ऐसी प्रावधानों को, ऐसे सेक्शंस को देखेंगे। साथ ही में अगर यह कानून की कोई टीका है, अगर यह कानून का कोई महत्व है, तो उसको भी यहाँ हम लोग तीसरे चरण में समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे बैकग्राउंड से, अपनी बात शुरू करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम, आज़ादी के पश्चात महिलाओं के रक्षण के लिए कोई जो ढांचा होना चाहिए, वो ढांचा गैरहाजिर था, मौजूद नहीं था। हमने पिछले हमारे यही श्रृंखला के लेक्चर में भी देखा कि कैसे घरेलू हिंसा के लिए भी महिलाओं को संरक्षित करने वाला जो कानून था वो गैरहाजिर था, मगर 2005 में जाके वो बना। तो ठीक वैसे भी यही हाल यहाँ भी था। महिलाओं के संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं था अपने काम की जगह पर। धीरे धीरे युग आधुनिक होता गया, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण आ गया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन आ गया। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो यहाँ महिलाओं के हक, महिलाओं की जो महिलाएं जो है वे बराबरी करने लगी। आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें भी वे अब जो हिस्सा लेने लगी, उसका भी हिस्सा बनने लगी। तो यहाँ महिलाओं के लिए अपनी काम की जगह पर उनको संरक्षित करने के लिए एक ज़रूरत खड़ी हो गई। और काफ़ी लंबे समय तक, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस टू 2013 हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जो कि महिलाओं का रक्षण करे यौन उत्पीड़न से अपने काम की जगह पर। ठीक है। फिर 1997 में एक मामला दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला कहा जाता है, उस नाम से जाना जाता है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी किए, नीति निर्देश जारी किए, और कहा कि भाई महिलाओं के साथ जो अत्याचार, जो यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, जो दुराचार हो रहे हैं अपने काम की जगह पर, वो अब बंद हो जाने चाहिए। और उसको फॉलो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तब एक विशाखा गाइडलाइंस नामक दिशा निर्देश दिए थे। विशाखा दिशा निर्देश, क्योंकि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला था, उसकी सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने जाकर यह स्टेटमेंट दिया। इसीलिए इसको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से ही जाना जाता है। और इसका मूलभूत उद्देश्य था प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन शॉर्ट इट वाज नोन एज पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहे थे, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे, उनको खत्म करने की बात करी गई, उनको समाप्त करने की बात करी गई सबसे प्रथम बार 1997 में। ये मामला भी हमें याद रखना है, कई बार प्रश्नों में पूछा जा सकता है, प्रिलिमिनरी का भी प्रश्न हो सकता है। मेंस में तो अगर हम हमारे जवाब में लिखे ऐसी बात है, तो हमारा जवाब बहुत ही जो है प्रभुत्व वाला बनेगा, पेपर चेकर एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव जरूर डालेगा। मगर
प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह जो छोटी छोटी माहितियाँ हैं, जो तथ्य है, वो थोड़े ज़रूरी है। तो यहाँ हमें साल याद रखना है, मामले का नाम याद रखना है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1987, और उसमें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी। मगर यह एक प्रकार की पॉलिसी गाइडलाइन है, नीति निर्देश है, और ऐसे नीति निर्देशों को लागू करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को नहीं मिलती। बड़ा देश है हमारा भारत, तो यहाँ यूनिफॉर्मिटी एक बहुत ही आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और वो यूनिफॉर्मिटी मात्र और मात्र कानून में ही लाई जाएगी। अन्यथा कानून के अलावा हमें वो लाना, वो यूनिफॉर्मिटी लाना, वो शिस्त लाना बहुत ही मुश्किल है उसके अमलीकरण में। तो कुछ यही कारण समझ लीजिए कि 1997 के इस गाइडलाइंस के बाद भी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट था महिलाओं के ऊपर, वो कम नहीं होता जा रहा था, बल्कि बढ़ रहा था, और महिलाओं को कोई प्रकार का संरक्षण नहीं मिल पा रहा था, दिशा निर्देश होने के बावजूद भी। क्योंकि ये मात्र और मात्र दिशा निर्देश थे, इसका स्वरूप जो है वो कानूनी नहीं था, इसीलिए इसके अमलीकरण में कुछ दिक्कतें आ रही थी। फिर जाके 2013 में केंद्र सरकार को लगा कि भाई अब समय आ गया है कि महिलाओं का जो गौरव है वो हमें बचाना चाहिए, महिलाओं को एक मान वाली जिंदगी देनी चाहिए, महिलाओं को समझ लीजिए कि एक प्रकार की समानता देनी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 2013 में केंद्र सरकार ने यह कानून गढ़ा, जो कि महिलाओं की रक्षा करता है यौन उत्पीड़न से अपने काम की जगह पर, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो यह कानून 2013 में जाके लाया गया, बावजूद 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने तो यह बात कही दी थी। और 2013 का भी ये जो कानून है वो 100% 1997 की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके ऊपर ही आधारित है। 2013 मात्र भिन्नता इतनी है कि जो 1987 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई थी वो दिशा निर्देश थे, मगर 2013 में जो लागू हुआ वो एक संपूर्ण केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित और पारित किया हुआ एक कानून था, जो पूरे देश के ऊपर अमल हो गया। अब यूनिफॉर्मिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो देखेंगे पूरी चीज़ें, ये इसका बैकग्राउंड है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद जो मुख्य प्रावधान है उसको भी तपासने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्ट एक्ट इज टू एंश्योर स्ट्रिक्टर कंप्लायंस लॉ प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल असल्ट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। यस, इसका मूलभूत उद्देश्य ये है कि महिलाओं के साथ जो दुष्व्यवहार हो रहा है, अपने काम की जगह पर यौन उत्पीड़न हो रहा है, उनको सख्त रूप से रोकना, उनको दबाना। उसके बाद दिस इज टू गारंटी द राइट्स टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 एंड also Article 14 and 15 to foster the equality and opportunity for women participating in the productive economic activity. Yes, मात्र और मात्र महिलाओं को रक्षित करना, संरक्षित करना ही उसका उद्देश्य नहीं था, वो एक मुख्य उद्देश्य जो है बिल्कुल था, मगर एक मात्र नहीं था। इसके अलावा आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ, प्रत्येक को जीवन जीने का अधिकार है, वो भी महिलाओं को मिलना चाहिए। साथ ही में सेक्शन 14 एंड 15 यानी कि इक्वालिटी, और उसके बाद अगर आप कह लीजिए तो इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, ये भी महिलाओं को मिलना चाहिए। आर्थिक जो गतिविधि आज भूमंडलीयकरण के इस समय में जो बढ़ रही है, कई गुना बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बड़ी हो रही है, तो यह पूरी अर्थव्यवस्था में महिलाओं की साझेदारी सुनिश्चित करना भी इस कानून का एक उद्देश्य रहा। दिस ऑल्सो वर्क्स टुवर्ड्स द प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिला का जो मान है, उसका जो सम्मान है, उसको भी यहाँ संरक्षित करने का उद्देश्य यह कानून ने रखा था। तो कुल मिला के इसके 3 उद्देश्य है। ये इसका पूरा नाम है यह एक्ट का, जो हमें मालूम होना चाहिए, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। प्रिवेंशन यानी कि निरोधक, कुछ घटना घटे उसके पहले ही रोकने वाला, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिबंधित करने वाला, और बाद में रिड्रेसल यानी कि जो आप समझ लीजिए कि जो शिकायत है उसका समाधान भी यहाँ इस लेख के तहत ही किया जाएगा। इतना अच्छा लेख है। देखेंगे आगे इसके मुख्य प्रावधान। वैसे तो यह लेख बहुत ही संक्षिप्त है,
8 चैप्टर्स, 8 अध्यायों में यह विभाजित है और कुल 30 इसकी सेक्शंस है, जिनमें से हम लोग महत्वपूर्ण सेक्शंस को देखेंगे। उसमें क्या क्या डिटेल है वो भी देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है। दिस कंटेन्स द टाइटल, एक्सटेंट एंड द डेफिनेशंस दैट द एक्ट कंसर्न इटसेल्फ विथ। एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर दिस सेक्शन 2G विच डिफाइंस एम्प्लॉयर, जो काम देने वाला है, एज द हेड ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, अंडरटेकिंग और एनी अदर सच एजेंसीज दैट हायर वुमेन। यस, यहाँ एम्प्लॉयर किसे गिना जाएगा? कोई भी संस्था हो जिसने एग्रीविड वुमेन को हायर किया हो, उसे एम्प्लॉयर यानी कि काम देने वाला माना जाएगा। The implications of this section is that in case of sexual harassment, the highest authority in the organization will also be held liable in the case of non-compliance with the law. Yes, यहाँ इस कानून में एक बात यह है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज हुई किसी भी थाने में, तो जो ओनर है, जो एम्प्लॉयर है, उसे भी बुक किया जाएगा, उसे भी डिटेन किया जाएगा, जब तक किसने किया है वो बात प्रूव ना हो जाए तब तक। तो ये एक अपने आप में एक थोड़ी एम्प्लॉयर्स के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। इन करस्पॉन्डेंस टू दिस, सेक्शन 2O मेंशंस दैट a workplace includes both the public and the private sector. वर्कप्लेस यानी कि बोथ, चाहे वो सार्वजनिक हो, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट यूनिट हो, या चाहे वो निजी हो, पब्लिक, और प्राइवेट यानी कि वो प्राइवेट हो। तो सारी जगहों को वर्कप्लेस ही माना जाएगा। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये प्राइवेट है। सारे कचहरियों को, सारी जगहों को वर्कप्लेस ही माना जाएगा, यानी कि काम की जगह ही माना जाएगा। आगे देखें तो एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन दैट दिस एक्ट सेट्स अप इज द इंटरनल कमिटी या इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट। ये थोड़ी महत्वपूर्ण है। आंतरिक शिकायत कमिटी जिसे कहा जाता है, यह समिति कहा जाता है, और ये समिति ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही बनती है। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स हो, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स हो, उसको ये बनानी पड़ती है। और इसकी जो हेड रहती है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी की, वो भी एक महिला कर्मचारी रहती है जो कि उस संस्था के साथ जुड़ी हुई हो। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। सबसे पहले कंप्लेंट जो है वो इस कमेटी के पास जाएगी। फिर बाद में ऐसा लगा कि मामला जो है वो हाथ में नहीं है, या आप समझ लीजिए कि थोड़ा सीरियस मामला है, तो ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अपनी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेगी लोकल कंप्लेंट कमेटी को। फिर आगे चलकर ट्रायल्स वगैरह शुरू होंगे, शिकायत दर्ज होगी, जो हम लोग आगे पूरी टाइमलाइन जो है वो देखेंगे। The term sexual harassment itself is defined in section 2N. Yes, sexual harassment यानी कि जो यौन उत्पीड़न है उसकी परिभाषा हमें इस कानून के सेक्शन 2 सबसेक्शन N में दी हुई है। The list is non-exhaustive, यानी कि यह लिस्ट, यह सूची जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली सूची है। काफी सारी चीजों को हम लोग यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। And says that it is an unwelcome behavior, यह एक प्रकार का खराब बर्तन है या व्यवहार है, that includes physical contact and advances, a demand or request for sexual favor, making sexually colored remarks, showing pornography or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature। यानी कि बहुत ही वाइड परिभाषा यहाँ दी हुई है। किसी एक या दो निश्चित क्रिया को ही सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं टैग किया हुआ, मगर काफ़ी वाइड यहाँ परिभाषा में दी गई और कहा गया है कि किसी भी प्रकार का प्रयत्न फिजिकल कांटेक्ट करने का, फिजिकल कांटेक्ट करना, पोर्नोग्राफी दिखाना, वर्बली या नॉन वर्बली उसे आप समझ लीजिए कि सेक्सुअली सीड्यूस करना, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत ही कैलकुलेट की जाएगी, और सारी चीज़ें गुनाह पात्र है या सजा पात्र है। सेक्शन 3 डीम्स सेक्सुअल हैरेसमेंट टू हैव टेकन प्लेस इफ देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ preferential treatment in exchange in lieu of sexual favor, a threat of detrimental treatment for not doing the same, and interference with a woman's workplace by creating an offensive and intimidating environment। Yes, तो यहाँ ये भी कहा गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो ऐसी चीज़ों को भी मानी जाएगी जब दो पक्षों के बीच में, एक पक्ष महिला है, एक पक्ष कोई भी पुरुष है, जब उनके बीच में कोई आप समझ लीजिए कि कोई कंडीशनल कोई शर्त हो कि अगर सेक्सुअल फेवर जो है किसी भी पुरुष को मिलता है तो पुरुष जो है वो उस महिला के फेवर में कुछ अच्छा डिसीजन लेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही कैलकुलेट की जाएगी, उसे यह परिभाषा के बाहर नहीं
रखा जाएगा, चाहे कंडीशनल हो चाहे अनकंडीशनल हो। आगे देखें तो चैप्टर 2 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी की कैसी कमिटी ये होनी चाहिए, क्या इसका काम होना चाहिए, देखते हैं। दिस चैप्टर अंडर सेक्शन 4 डील्स विद द क्रिएशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एज एनविजन्ड in section 2H of the act. The internal committee complaints will be treated as an administrative body for the purpose of dealing with the case of sexual harassment in the workplace. It will have a presiding officer who is a woman and employed in that organization, at least 2 other members from the employees of the organization and at least 1 member from the NGO or other organization committed to furthering the cases related to sexual harassment of women. Yes, तो ये इसका ढांचा है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर महिला होनी चाहिए, वही संस्था में काम करती होनी चाहिए, साथ ही में 2 अन्य कर्मचारी चाहिए, वो भी उसी संस्था में काम करने होते हैं, जो है करने चाहिए होते हैं, और साथ ही में एक एनजीओ या अन्य कोई संस्था से एक सभ्य होगा जो भी इसका भाग होगा इन तीनों के अलावा। तो ये रही इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। The term of the presiding officer is for 3 years. Yes, presiding officer जो इसके अध्यक्ष होंगे उसकी या अध्यक्षा होंगी, क्योंकि आमतौर पे वुमेन ही रहेंगी, तो अध्यक्षा जो होगी वो 3 वर्ष तक इसकी अध्यक्षता बनी रह सकती है। चैप्टर 3 अब है, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमिटी। जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, पहले इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आएगी, फिर लोकल कंप्लेंट कमिटी आएगी। देखते हैं इसका ढांचा। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट or collector or the deputy collector may be notified as a district officer for the particular district by the appropriate government. Such an officer is empowered to constitute a local complaint committee. Yes, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, या रेवेन्यू के कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर भी, जब उनको राज्य सरकार का दिशा निर्देश मिले तो उनके नेतृत्व में लोकल कंप्लेंट्स कमिटी वह जिले की गठित हो सकती है या उसे गठित किया जा सकता है। The local complaint committee is to have one woman chairperson who is an eminent woman in the field of social work. 1 member nominated among the women working in the district. 2 members, at least 1 of them is a woman to be nominated from the NGO furthering the cause of women, and 1 officer of the district working in the field of social welfare of women and children. यानी कि जो यहाँ सामाजिक कल्याण के जो अधिकारी है उनका भी रोल यहाँ आता है। महिलाएं जो है उनको भी यहाँ एनजीओ में से सिलेक्ट किया जाता है, और इसके भी जो अध्यक्ष है या अध्यक्षा है वो एक महिला ही रहेगी। तो ये बात हमें यहाँ देखनी है, इसे समझनी है। वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का ढांचा था जो हमने देखा था। अब यहाँ हमें यह लोकल कंप्लेंट कमेटी का ढांचा देखना है, जिसमें सरकार जो है या सरकारी जो अमलदार है, सरकारी जो अधिकारी है, उनकी हाजिरी हमें यहाँ देखने को मिलती है जिला स्तर पर। The members are preferred to have knowledge about the legal framework concerning the sexual harassment of women, and at least 1 nominee shall be a woman belonging to the SC, ST, OBC committee. तो यहाँ ये भी एक कंडीशन दी हुई है कि जो सभ्य होगा उनको कुछ लीगल माहितियाँ होनी चाहिए यह पूरे कानून को लेकर, कैसे सेक्सुअल हेरेसमेंट हो सकते हैं इत्यादि चीज़ों पर कुछ ज्ञान उनको होना चाहिए। और एक महिला अनिवार्यतः या तो SC होनी चाहिए, ST होनी चाहिए या OBC होनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ देखना है। द टर्म ऑफ द ऑफिस इज 3 years। यह पूरी जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है वो 3 वर्ष तक चलेगी। फिर उसके बाद नई लोकल कंप्लेंट कमेटी का निर्माण होगा, अन्य सभ्य आएंगे। सभ्यों के प्रकार, सभ्यों के स्वभाव यही रहेंगे, मगर जो नाम है वो बदलते रहेंगे, जो व्यक्ति है वो एक के बाद एक आते रहेंगे। उसके बाद देखें, द लोकल कंप्लेंट कमिटी इज टू वर्क एज अ फोरम फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर द केसेस ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन इन द डिस्ट्रिक्ट। यस, यह कमेटी एक फोरम के तौर पर भी काम करेगी, जो समस्या का समाधान करेगा, जो पहले तो समस्या लेगा फिर उसका समाधान करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये इसका भी काम उस जो है लोकल कंप्लेंट कमेटी को करना है। फिर चैप्टर 4 देखें कंप्लेंट, तो देखेंगे किस प्रकार की शिकायत होती है, किन शिकायतों को सेक्सुअल हेरेसमेंट की शिकायत ट्रीट किया जाता है। देखेंगे एज पर सेक्शन 9, एन एग्रीवेड वुमेन यानी कि जो पीड़ित है कैन मेक ए कंप्लेंट अबाउट सेक्सुअल हेरेसमेंट इन राइटिंग टू द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और द लोकल कंप्लेंट कमिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट। यस, ये इसकी पहली कंडीशन है। 90 दिन के अंदर जब इंसिडेंट हुआ, अगर महिला को शिकायत करनी है तो 90 दिन के अंदर, वो घटना से 90 दिन के अंदर शिकायत करनी होगी। या तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कर सकती है अपने संस्था के, या
अपने जिले की लोकल कंप्लेंट कमेटी को यह शिकायत कर सकती है। एज पर सेक्शन 10 द कमिटी में may suggest conciliation. This section bars monetary settlement in lieu of conciliation. Section 11 provides the procedure for an inquiry into a complaint of sexual harassment. This is undertaken according to the organization's service rule. Yes, जो इंक्वायरी होगी वो किसी भी संस्था के जो अपने निजी रूल्स होंगे उसके तहत होंगी, यानी कि इट विल बी इन लीव, वो उसके साथ ही सेट होगी, बनेगी। फिर उसके बाद देखें तो फॉर दिस पर्पस द इंटरनल एंड लोकल कमिटीज हैव द पावर टू समन्स डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एज गिवन टू द सिविल कोर्ट्स अंडर द यानी कि CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। चैप्टर 5 यानी कि इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट देखेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड of the trial, the committee may choose to transfer the aggrieved woman of the accused from the workplace to ensure a proper trial. Yes, जब ट्रायल चल रहा होता है तो कमिटी जो है वो अपनी तरह से कुछ एक निर्णय ले सकती है जो निर्णय महिला के हित में हो या पूरे केस के पूरे मामले की जांच के हित में हो। इट कैन ऑल्सो चूज टू ग्रांट लीव फॉर द वुमेन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, यानी कि 90 दिन की छुट्टी भी यह कमिटी दे सकती है जब ट्रायल चल रहा हो तब। As per section 13 under this chapter, the committee is required to produce an inquiry report regarding recording and detailing the procedure undertaken for the trial, its conclusion, reasoning and course of time. Yes, section 3 के तहत यह कमिटी को यह पूरी जो घटना है, घटनाक्रम है, वो डिटेल्ड, उसकी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो घोषित करनी होगी, सार्वजनिक करनी होगी कि जब से कंप्लेंट दर्ज हुई तब से क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो माइन्यूटली यहाँ भरनी होगी और सार्वजनिक करनी होगी। Section 14 says that if the case for inquiry is discovered to be false or malicious, the committee has to prescribe a punishment to the complainant in accordance with the service rules of the workplace. Yes, अगर यह शिकायत जो है वो फर्जी निकली, अगर किसी महिला ने किसी अपने पुरुष सहकर्मी को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसी कोई शिकायत की है और ऐसा जांच में सामने आता है तो वो शिकायत करने वाली महिला को कुछ सजा होगी और वो सजा सर्विस रूल के तहत, वो ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस रूल के तहत दी जाएगी, ऐसा यहाँ इस कानून में कहा गया है। सेक्शन 15 एंटेल्स द मैकेनिज्म फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ compensation for proven cases of sexual harassment. Yes, mechanism for determination of compensation. जो केस जहाँ ये साबित हो गया कि यस यौन उत्पीड़न हुआ था, महिला के साथ पीड़ित महिला को जो है उकसाया गया, शारीरिक रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जब वो साबित हो गया तो सेक्शन 15 कहता है कि अब जो कंपेंसेशन है इन द फॉर्म ऑफ मनी वो अब देने की बात यहाँ की जाएगी। सेक्शन 15 के तहत वो तय किया जाएगा कि कितना कंपेंसेशन देना है, कितनी क्षतिपूर्ति देनी है। For this committee needs to take into account the mental trauma, pain, suffering and emotional distress caused to the aggrieved woman. I'm so sorry. The loss of career opportunity due to incident of harassment, medical expense, income and financial status of the respondent and the feasibility of such a payment in lump sum or installment. Yes. और ये रकम तय करने के लिए यह कमिटी काफ़ी चीज़ों को ध्यान में लेती है, जिसमें महिला की परिस्थिति है, शारीरिक व मानसिक, महिला की आर्थिक परिस्थिति है, जो गुनाह करने वाला है, जो पुरुष सहकर्मी है, उसकी आर्थिक परिस्थिति भी यहाँ ध्यान में ली जाती है और उस तरह एक रकम सेट की जाती है। उसके साथ जो महिला के जो खर्च है, महिला का जो खर्च हुआ, मेडिकल एक्सपेंस हुआ, या अब महिला जो है वो इस वारदात से, इस घटना से अब आगे के समय में काम नहीं कर सकती, ठीक है, तो यह सारी चीज़ों को यहाँ ध्यान में लेकर ये अमाउंट तय की जाती है। ये भी तय किया जाता है कि ये लमसम अमाउंट मिलेगी या किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। फर्दर द कमिटी में ऑल्सो डिसाइड ऑन फैक्टर्स सच एज कॉन्फिडेंशियलिटी, पेनल्टी ऑफ ब्रेचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द प्रोसीजर फॉर द अपील। चैप्टर 6 ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि किसी भी एम्प्लॉयर के लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है। दिस चैप्टर सेज दैट इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द एम्प्लॉयर टू वर्क एक्टिवली टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ ए सेफ एंड इंक्लूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट। यस, यह जिम्मेदारी 100% एम्प्लॉयर की है कि यह जो पूरा उसके संस्था का जो माहौल है वो बहुत ही सुरक्षात्मक हो, साथ ही में यहाँ जैसे कहा गया है कि समावेशी हो, महिला को भी
अपॉर्चुनिटी इक्वल देनी चाहिए, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए जैसे आप पुरुष सहकर्मियों के साथ करते हो। तो ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की यहाँ चैप्टर 6 के तहत दी गई है। एंड ऑर्गेनाइज वर्कशॉप ऑन द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड मेक नोन व्हाट एक्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हैरेसमेंट एज वेल। यस, यहाँ वर्कशॉप, अगर थोड़ा बड़ा यूनिट हो, नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हो, तो एक वर्कशॉप भी यहाँ उन्हें जो है रेगुलर इंटरवल करनी चाहिए, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में ज्ञान देती हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रकार के बारे में और अन्य सारी चीज़ों के बारे में यह पूरे अपने स्टाफ को वाकिफ करवाए। फिर आगे देखें तो चैप्टर 7 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहता है कि द ड्यूटी टू मॉनिटर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द लोकल कंप्लेंट कमिटी एंड टू एक्टिवली इन्वॉल्व एनजीओज इन द क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को यह देखना है कि क्या लोकल कंप्लेंट कमिटी है वो अपना अहवाल बहुत ही अच्छी तरीके से सुपर्द कर रही है, क्या वो अच्छी तरीके से काम कर रही है, सबसे प्रथम ये देखना है। और साथ ही में वो डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर जो है डिस्ट्रिक्ट के जो एनजीओज है उनकी मदद लेनी है और सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो यह जो राक्षस है उसे कैसे बचा जाए उसके लिए अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है एमंग सोसाइटी। तो यह काम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सौंपा गया है। और चैप्टर 8 यानी कि जो लास्ट चैप्टर है वो कहता है दिस चैप्टर डील्स विद द सर्टेन प्रोसीजरल concerns regarding the submission of the annual internal committee report, the monitoring of implementation, creation of awareness इत्यादि मिसलेनियस चीज़ें हैं जिनमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होती है प्रत्येक संस्था में, क्या वो वार्षिक रूप से अपना जो हिसाब है वो दे रही है या अन्य सारी चीज़ें जो है वो चल रही है कि नहीं चल रही है, वो चैप्टर 8 देखता है। तो कुल मिलाकर ये सारा लॉ था जो कि 8 उपाख्यानों में या 8 अध्यायों में यह विभाजित है। अब हमें देखना है कि इसका क्या क्रिटिसिज्म है, इसका क्या मायने है, इसका क्या महत्व है। दोनों में एक एक मुद्दा हमें देखना है। सबसे प्रथम क्रिटिसिज्म की बात करें और दूसरी बाजू हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे। देखिए, क्रिटिसिज्म में एक ही है जो थोड़ा महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि ये पूरा का पूरा जो लॉ है वो प्रो वुमेन है, यानी कि महिला तरफी ये कानून है, महिलाओं के लिए ही है। यहाँ पुरुषों के लिए कोई जगह नहीं, पुरुषों के लिए कोई आवाज नहीं है, क्योंकि आमतौर पे ऐसे जो लॉ होने चाहिए वो इक्वली दोनों को जो सुरक्षा प्रदान करे, दोनों को संरक्षण प्रदान करे, ऐसे होने चाहिए। मगर यहाँ परिस्थिति कुछ विरोधियों में दिख रही है। यह संरक्षण मात्र और मात्र महिला को ही प्रदान करता है, नहीं कि पुरुषों को। तो ये अपने आप में एक इसकी जो है टीका है या इसका डिमेरिट है। प्रो विमेन, इट ओनली कंसर्न्स विमेन। अगर इसी जगह पर पुरुष के साथ कोई यौन उत्पीड़न हो रहा है, पुरुष के साथ कोई दुष्व्यवहार हो रहा है अपने काम की जगह पर, तो वो इस कानून के तहत कंप्लेन नहीं कर पाएगा, उसको ये सहूलियत नहीं मिल रही है। तो ये इसकी सबसे बड़ी टीका है, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। और ये एक ही डिमेरिट है इसका। बाकी तो ये लॉ बहुत ही अच्छा है, महिलाओं के लिए संरक्षण प्रदान करता है, मगर मात्र महिलाओं के लिए करता है, ये इसकी एक टीका है। अब इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 1947 के बाद हमारे पास कोई ऐसा संरक्षण नहीं था, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जो कि महिलाओं को अपने काम की जगह पर संरक्षण प्रदान करे। पहले तो हमारा समाज पीछे था, 20वीं सदी में हम लोग थे, जो है भूमंडलीयकरण नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, लिबरलाइजेशन नहीं था, तो आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी कम थे। मगर आज 21वीं सदी है, भूमंडलीयकरण का युग है, आर्थिक अवसर जो है वो हमें काफ़ी कई गुना ज़्यादा प्राप्त होते हैं, काफ़ी प्राप्त होते हैं आई मीन। तो ऐसे में महिलाओं का रोल भी यहाँ बड़ा है। महिला भी अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी है आर्थिक कार्यों में, वो पुरुषों से कंधा मिला रही है। तो ऐसे समय में महिलाओं को अपने काम की जगह पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण मिले, ये बात बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए जाके 2013 में यह कानून जो है वो पारित किया गया और लागू भी किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून हम लोग कह सकते हैं, जिसने देश की 75 वर्ष की या 70 वर्ष की जो जरूरत थी वो पूर्ण कर दी। तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण
कानून है। तो यही चीज़ें हैं जो कि आज हमें इस कानून के तहत समझनी थी, जो हमने आज इस उपाख्यान में अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। ये कानून को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा और आगे भी प्रति सप्ताह हम लोग एक एक कानून को लेकर आते हैं और ऐसे ही डिटेल्ड चर्चा करते हैं, जो कि हमारी सामान्य जो अध्ययन की जो परीक्षाएं है, जो विषय है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस कह लीजिए, उसमें हमें उपयोगी हो, हमारी समझ बढ़े। साथ ही में अगर आपको सामान्य अध्ययन के जो विषय है उनका अध्ययन करना है, उनको समझना है, तो आप ग्रोथमोंट यूपीएससी के साथ आज ही जुड़े। हम लोग यहाँ एक्सटेंसिवली जो जीएस है, उनके जो स्टैटिक पोर्शन है एज वेल एज करंट अफेयर्स, उनको हम लोग यहाँ एक्सटेंसिवली तैयार करवाते हैं, आपके सामने रखते हैं। साथ ही में एडिटोरियल्स का भी हमारा एक रेगुलर सीरीज चल रहा है जो प्रतिदिन अपडेट होता है। ठीक है, तो आप अवश्य वो भी देखें, वो भी आपके ज्ञान में इजाफा करेगा, आपकी मुख्य परीक्षा में आपको मददरूप होगा, आपकी लेखन शैली में वृद्धि होगी, आपका जो कन्विंसिंग पावर है उसमें भी वृद्धि होगी, आपका जो उत्तर लेखन की जो दक्षता है या जो स्किल है उसमें भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो आप आज ही ग्रोथमोंट यूपीए के साथ जुड़े, हमारे साथ आगे बढ़े। साथ ही में आप आपका फीडबैक भी दे सकते हैं, कैसी लगी आपको यह सीरीज, वो भी कह सकते हैं, यह एपिसोड कैसा लगा। साथ ही में अन्य प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। प्लस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चों तक ये क्वालिटी कंटेंट पहुँचे और आपकी तैयारियाँ बहुत ही अच्छे हो। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले हफ्ते अगले एक नए कानून के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथमोंट यूपीएससी।